गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस में अपन ने प्रीवियस क्लासेस में अपन ने शुरुआत की थी मनु महोदय को लेकर के। उनके बारे में अपन ने काफ़ी चर्चाएँ की थी कि मनु महोदय राज्य के बारे में, राजा के बारे में किस प्रकार के विचार प्रस्तुत करते हैं, उनको अपन ने जानने का प्रयास किया था। और आज अपन मनु की परराष्ट्र नीति को देखेंगे कि मनु राज्य के अन्य राज्यों के साथ जो संबंध हैं उन संबंधों को वो किस प्रकार से संचालित करता है, और उसके लिए वह परराष्ट्र नीति की बातें करता है। अर्थात वो कहता है कि किसी भी राज्य को अपने अस्तित्व को लंबे समय तक, यानी कि एक राज्य लंबे समय तक अपने अस्तित्व को किस प्रकार से बरकरार रख सकता है, इसके लिए जरूरी है कि वह राज्य अपनी परराष्ट्र नीति की जो संरचना है या उसका जो ढांचा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको महत्व देने का प्रयास करे। क्योंकि ये जो परराष्ट्र नीति है, इस परराष्ट्र नीति में कोई भी जो राज्य है वह अपने राष्ट्रीय जो हित हैं, राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। अर्थात राष्ट्रीय जो हित हैं उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रीय हितों की बलि चढ़ा करके किसी भी राज्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यहाँ वह अपने राष्ट्रीय हितों में निरंतर वृद्धि चाहता है। क्या चाहता है? निरंतर वृद्धि चाहता है। और ये जो वृद्धि है, ये वृद्धि वह अपनी परराष्ट्र नीति, अर्थात इसको अपन ये कह सकते हैं एक तरीके से विदेश नीति है। उसकी परराष्ट्र जो नीति है वो विदेश नीति के तहत इसकी संरचना होती है। वर्तमान में अपन इसको विदेश नीति के तौर पे देखते हैं और उस समय जो था वो परराष्ट्र नीति के तौर पे। तो यहाँ अपन आज इस परराष्ट्र नीति की जो चर्चा कर रहे हैं, यहाँ इस नीति को समझने से पहले आपको ये देखना या समझना बहुत जरूरी है कि अपन ने अब तक मनु के बारे में किन किन चीज़ों का अध्ययन अपन ने किया है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य है कि अपने पिछली कक्षाओं में जो मनु महोदय के बारे में अपन ने जो अध्ययन किया था उसमें अपन ने किन किन का अध्ययन किया था और कितनी चीज़ें जो हैं अभी भी आपके साथ, आपके दिमाग में इस प्रकार की जो चर्चाएं हैं वो अभी भी चल रही हैं कि मनु के बारे में अपन ने जब देखा था उसके परिचय को लेकर के, जीवन परिचय को। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो है वो अपनी क्लास के साथ पूर्व क्लास तथा पूर्व ज्ञान को साथ लेकर के आगे बढ़े, ताकि वह इस क्लास के अंदर उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो यहाँ देखिए कि अपन ने जब जीवन परिचय को देखा था, जीवन परिचय में अपने सामने आया था कि मनु के जीवन काल के बारे में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार के जो मत हैं उनको अपने को देखने को या सुनने का जो अवसर है वो अपने को मिलता है। और इसी प्रकार अपन ने देखा था अरस्तु महोदय की एक जो रचना थी मनु की, मनु स्मृति के बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। तो इन चीजों को जब अपन देख करके आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद अपन ने देखा था मनु ने राज्य की उत्पत्ति, कि राज्य की उत्पत्ति है वो किस सिद्धांत के आधार पे होती है, राज्य की उत्पत्ति कह दीजिए, या मनु इसको राजा की उत्पत्ति भी कहता है। राजा और राज्य दोनों को एक साथ ही देखता है वो। और यहाँ ये जो चीज थी वो दैवीय सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत था? दैवीय सिद्धांत के आधार पे वह राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार करता है कि राज्य की जो संरचना है, राज्य की जो रचना है वो ईश्वर ने की है। और उसके बाद अपन ने इसमें देखा था इसके साप्तांग सिद्धांत को, जिसमें वह राज्य की 7 प्रकृतियां बताता है और उन 7 प्रकृतियों के बारे में वह विवेचना करता है। इसके बाद अपन ने देखा था मनु की प्रशासनिक व्यवस्था को, कि वह प्रशासनिक व्यवस्था में अपने किस प्रकार के विचार देता है। मनु कहता है कि जिस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी होगी वह राज्य लंबे समय तक शासन करेगा। अर्थात राजा के लिए ये तय करता है कि राजा जो है अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को छोटे छोटे भागों में बांट करके, अर्थात निम्न स्तर तक के गाँवों तक का जो शासन है वहाँ के लोगों को बांट करके उसकी अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग अर्थात उस पर नियंत्रण रखना चाहिए। स्वयं राजा भी जा सकता है या अपने गुप्तचरों के माध्यम से वह समय समय पर उन क्षेत्रों की रिपोर्ट जो है अपने पास मंगवाता रहे और देखता रहे कि शासन व्यवस्था जो है वो ठीक ढंग से संचालित हो रही है या नहीं हो रही है। इसके अलावा अपन ने देखा था मनु के कर सिद्धांत। मनु इस चीज पर भी विशेष बल देता है कि राजा है
वो कर जो लगाएगा प्रजा पे, वो कर किस प्रकार से लगाएगा। इसके लिए एक बात भी मनु ने कही थी कि अगर राजा कर नहीं लेगा और प्रजा पर अत्यधिक कर भार बढ़ाया जाएगा तो दोनों ही चीज़ें जो क्या है वो विनाशकालीन हो सकती हैं। तो इसलिए राजा को सीमित मात्रा में कर लगाने चाहिए। जनता जिस प्रकार के करों का भुगतान कर सकती है उन करों की दर उसी प्रकार से तय करनी चाहिए। और इस कर सिद्धांत में उसने 5 प्रकार के अपने करों के बारे में अपने चर्चा की थी, जिसमें प्रजा रक्षण का कर था, वेथा मुक्ति का सिद्धांत था, विशेष जो योजनाएं राष्ट्रीय योजनाएं उन पे कर था। तो कुल मिलाकर के अपने 5 प्रकार के करों की चर्चा वहां पे की थी। आज का जो सिद्धांत रहेगा परराष्ट्र नीति, अर्थात इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ अपने संबंधों को अच्छे बनाने का प्रयास करता है। यानी कि चर्चा क्या है, मान लीजिए कि ये कोई ए राज्य है, ये राज्य की सीमा है, इसके सीमाओं पे बी राज्य, सी राज्य, डी राज्य, ई राज्य, ये राज्य इसकी सीमाओं पे स्थित है। अब ये जो ए राज्य है ये अपने वजूद को लंबे समय तक अपने प्रभाव को किस प्रकार से कायम रख सकता है, इसके लिए जरूरी है कि यह राज्य इन राज्यों के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास उसे करना चाहिए। यानी अपन ने देखा था कि कोई भी राज्य है वह अपनी शक्ति का निरंतर क्या करता है, प्रदर्शन करता है सब, और दूसरे राज्यों पर अपना प्रभाव जो है वो बनाए रखना चाहता है। तो इसके लिए जरूरी होता है कि जब अपन संप्रभुता की बात करते हैं कि संप्रभुता जो होती है ये एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होती है राज्य के पास जिसके आधार पे कोई भी राज्य अपने आंतरिक और बाह्य, तो यहाँ इस परराष्ट्र नीति में क्या होता है कि राज्य अपने आंतरिक में ही नहीं है, केवल और केवल ये नहीं है कि एक राज्य केवल अपने आंतरिक क्षेत्र में तो शक्ति संपन्न है लेकिन वो बाह्य रूप में क्या है, इतना शक्ति संपन्न नहीं है। तो इसलिए वो क्या है कि अपनी परराष्ट्र नीति को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने के लिए उसे प्रयास करना चाहिए, अर्थात वह अपने इस आंतरिक स्थिति में भी मजबूत हो और ये जो बाहरी आवरण है राज्यों के साथ इसमें भी उसकी स्थिति जो है वो प्रभावशाली हो, अर्थात उसका प्रभाव अन्य राज्यों पे दिखाई देना चाहिए। तो यहां देखिए अपन अब चर्चा करते हैं कि बेसिकली परराष्ट्र जो नीति है इसको मनु ने इसके 2 सिद्धांत बताए हैं जिसके आधार पे किसी राज्य को अपनी परराष्ट्र नीति का संचालन करना चाहिए। तो उसकी चर्चा अपन यहाँ पे करते हैं। और बेसिकली मैंने कल भी आपको ये बताया था, कल के वीडियो में भी, कि परराष्ट्र नीति और साप्ताहिक सिद्धांत जो है वो कौटिल्य भी इसी पे चर्चा करता है। तो परराष्ट्र नीति भी अपन ज्यादा गहराई के साथ चर्चा नहीं करेंगे, कौटिल्य वाला जो हिस्सा आएगा उसमें मैं आपको परराष्ट्र नीति है उसकी संपूर्ण संरचना जो है वो यहाँ पे डीप में जाकर के समझाने का प्रयास करूंगा। अब देखिए यहाँ परराष्ट्र नीति के लिए क्या था, उसने बताया 2 सिद्धांत, और वही 2 सिद्धांत जो है कौटिल्य बताता है। तो यहाँ जो 2 सिद्धांत बताए हैं उसमें एक है मंडल सिद्धांत और दूसरा है षाटगुण्य नीति। इनकी चर्चा करता है। मंडल सिद्धांत में यहां 12 राज्यों का एक समूह बताता है। क्या बताता है? 12 राज्यों का एक समूह होता है, और ये जो राज्य है यहां जो केंद्र है, इस केंद्र में जो राज्य होता है उसका नाम है विजिगीषु राज्य। अर्थात इसका जो तात्पर्य है वो है विजय की आशा रखने वाला, विजय की आशा रखने वाला। तो ये जो मंडल सिद्धांत है इसमें जो 12 राज्य हैं उसमें जो केंद्र है, केंद्र में जो राज्य है
उसको विजुगीसु राज्य कहा जाता है। अर्थात अपन ये मान सकते हैं कि मान लीजिए ये केंद्र है, तो यहां पे जो राज्य है वो विजुगीसु हो गया, अब इस विजुगीसु के सामने जो राज्य है उसको यहां पे नाम दिया गया है अरि। अरि का तात्पर्य होता है शत्रु, और यहां जो इसके पीठ के पीछे है इसे पीठ का शत्रु कहा जाता है, पीठ का शत्रु, जिसको पाशणी ग्रह सार, पाशणी ग्रह सार कहा गया। यानी कि जो ये 12 राज्यों का जो समूह है उसके आधार पे इस मंडल सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया गया है। और मनु कहता है कि किसी भी राज्य का ना तो कोई स्थायी मित्र होता है और ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है, लेकिन हमेशा जो सामने स्थित जो राज्य है उसकी सीमाओं पे स्थित जो राज्य है वो हमेशा उसका शत्रु ही होता है। तो इस प्रकार उसको सामने वाले राज्य के आधार पे इसको समझाने का प्रयास किया है। अब इस राज्य के सामने जो राज्य होगा, इसकी सीमा पे जो राज्य होगा, ये इस अरि का क्या हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। और अरि का जो शत्रु होगा वो इस विजुगीसु का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। ये इसका क्या मित्र हो जाएगा, जो विजय की आशा रखने वाला राज्य है उसका मित्र हो जाएगा, क्योंकि शत्रु का शत्रु जो है वो अपना क्या हो गया, यहाँ पे मित्र हो गया। अब यहां इस शत्रु का जो ये अपने लिए तो मित्र है, अब इसका जो है वो यहां राज्य होगा वो इसका शत्रु हो जाएगा। और ये जो अपने लिए जो यहां कार्य करेगा ये अपने लिए क्या हो जाएगा, शत्रु, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा, अरि मित्र हो जाएगा, अरि मित्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है अरि का जो मित्र है वो अपना शत्रु है और अरि का जो शत्रु है वो विजुगीसु राज्य का क्या हो जाएगा, मित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु जो है वो 12 राज्यों का एक समूह बताता है और उसी के आधार पे इस सिद्धांत की संरचना करता है कि अपनी परराष्ट्र नीति का संचालन करते समय अर्थात अपने जो संबंध हैं अपने पड़ोसी राज्यों के साथ उनको और ज्यादा मधुर बनाने के लिए राजा को किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए, अर्थात किसको अपना मित्र मानना चाहिए, अर्थात किसको अपना शत्रु मानना चाहिए। जिसके लिए मनु ये बात स्पष्ट तौर से कहता है कि कोई भी राज्य है वो लंबे समय तक ना तो अपना शत्रु रह सकता है और ना ही मित्र होता है। अर्थात स्थायी तौर की अगर बात करें तो ना कोई स्थायी मित्र होता है ना ही कोई स्थायी शत्रु होता है। लेकिन यहां स्थायी जो चीज होती है, यानी स्थायी चीज पे जिस पे बल दिया जा रहा है, स्थायी क्या है, स्थायी, तो यहां स्थायी होता है राष्ट्रीय हित। क्या होता है, राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित स्थायी होते हैं जिनके लिए कोई भी राष्ट्र है वो समझौता नहीं करता है, अर्थात अपने राज्य के हितों में कमी कर करके दूसरे राज्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रीय जो हित है ये राष्ट्रीय हित किसी भी राज्य के लिए सर्वोपरि होते हैं, जिसके लिए कोई भी राज्य उनके साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। जबकि ना कोई स्थायी मित्र है ना कोई स्थायी शत्रु है। ये बात कौन कह रहा है, मनु कह रहा है। तो यहां इन्हीं चीजों को ध्यान में रख करके परराष्ट्र नीति का संचालन किया गया है। और परराष्ट्र नीति इसके संचालन में सबसे पहले मंडल सिद्धांत की रचना की गई है। मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों का एक समूह बताया गया है जिसके केंद्र में विजुगीसु राज्य होता है। विजुगीसु राज्य की सीमाओं पर स्थित जो राज्य होता है उसको विजुगीसु का शत्रु माना गया है और उसे अरि कहा गया है। और उसके जो पीठ के पीछे जो राज्य है उसको भी क्या माना गया है, शत्रु माना गया है, जिसे पाशनी ग्रह सार कहा गया है। इसी प्रकार के 12 राज्यों की एक संरचना होती है जिसको आगे चल करके अपन खुल करके परराष्ट्र नीति पे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये परराष्ट्र नीति जो है कौटिल्य के सिद्धांतों में आएगी तो वहां मैं इसको खुल करके आपको मंडल सिद्धांत की पूरी संरचना है उसको वहां बताऊंगा। आगे देखिए दूसरी चीज है 60 गुण्य नीति। तो 60 गुण्य नीति के अंदर 6 गुण होते हैं और इन्हीं 6 गुणों के आधार पे इसकी संरचना संचालित होती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है कि कब अवसर पड़ने पर किसी राजा को संधि करनी चाहिए या विग्रह या यान द्वेदी भाव
आसन, संश्रय, ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 और 6। तो यानी कि ये जो 60 गुण्य नीति है ये 6 लक्षण है इसमें, और इनको हर एक राजा को अपने राष्ट्रीय हितों को निरंतर उसमें वृद्धि करने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। तो पहला है संधि, आवश्यकता पड़ने पर राजा को संधि कर लेनी चाहिए, इस पे भी बल दिया गया है। लेकिन राष्ट्रीय हितों के साथ किसी प्रकार की संधि जो है उसकी बात मनु नहीं करता है। तो संधि की बात करती है, आवश्यकता पड़ने पर संधि कर लेनी चाहिए। अपने प्रभाव जो है निरंतर राजा को दूसरे राज्यों पे बनाया रखना चाहिए। विग्रह का अर्थ होता है उसके अंदर आंतरिक तोड़फोड़ करना, अर्थात युद्ध जैसी स्थिति आती है। यान का मतलब होता है उस पर आक्रमण करना। द्वेधी भाव का मतलब होता है दोहरा भाव करना, अर्थात बड़ी सेना को आगे छोटी सेना को पीछे रख करके इस प्रकार से उस पर आक्रमण कर करके उससे शत्रु राज्य को हराने का प्रयास करना। आसन का मतलब होता है एक जगह स्थिर बैठ करके और जो भूमिका दो राज्यों के बीच चल रही है उस चीज को देख करके अपने लाभ के अनुसार किसी एक राज्य का साथ देना। और संश्रय जो होता है इसका आश्रय होता है किसी शक्तिशाली राजा के पास जाकर के आवश्यकता पड़ने पर उसकी मदद ले लेना। तो इस प्रकार की नीतियों की चर्चा जो है वो 60 गुण्य नीति के अंदर करता है। तो कौटिल्य के अंदर भी यही चीजें आएंगी। तो उसके अंदर मैं इनको डिटेल से आपको लिखाऊंगा कि संधि और विग्रह का जो शाब्दिक जो तात्पर्य होता है वो क्या होता है। केवल और केवल आप मनु में इतना समझने का प्रयास करें कि परराष्ट्र नीति अर्थात एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ संबंधों का संचालन किस प्रकार से होता है उस चीज की चर्चा की जाती है। और ये जो नीति होती है परराष्ट्र नीति, इसमें जो स्थायी चीज होती है वो होता है एक राज्य के राष्ट्रीय हित होते हैं जिसके साथ कोई भी राज्य समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता है। और मनु कहता है ना कोई राज्य का स्थायी मित्र होता है ना कोई स्थायी शत्रु होता है, अर्थात समय के साथ सब में क्या आता है परिवर्तन आता है। तो स्थायी जो चीज होती है वो केवल राष्ट्रीय हित होते हैं और इन्हीं राष्ट्रीय हितों में निरंतर वृद्धि करने के लिए मनु जो है वो परराष्ट्र नीति पे बल देता है। परराष्ट्र नीति की 2 सिद्धांतों की वह चर्चा करता है जिसमें एक मंडल सिद्धांत है। मंडल सिद्धांत जो है मंडल सिद्धांत में वो कहता है कि इसमें 12 राज्य होते हैं, उसके केंद्र में एक विजुगीषु राज्य होता है जो हमेशा विजय की आशा रखता है और उसके सामने जो होता है वो उसका शत्रु होता है जिसे अरिक कहकर के संबोधित किया गया है, और पीठ के पीछे होता है वो भी शत्रु होता है जिसे पाशनिक सार कहकर के संबोधित किया गया है। इसके अलावा वो कहता है कि राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने के लिए राजा है उसको 60 गुण्य नीति की भी पालना करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ये जो 6 लक्षण जो हैं इनका भी उसे प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता अनुसार संधि करना, तोड़फोड़ करना, विग्रह के अनुसार यानी आक्रमण वास्तविक चढ़ाई करना, द्वेधी भाव का मतलब दोहरा भाव रखना, बड़ी सेना और छोटी सेना को 2 भागों में विभाजित करना, आसन एक जगह बैठ करके तटस्थ होकर के देखना, और संश्रय आवश्यकता पड़ने पर किसी एक के साथ समझौता कर करके अर्थात उसकी मदद लेकर के शत्रु राज्य को हराने का प्रयास करना। तो इन चीज़ों की चर्चा जो है वो यहाँ मनु करता है। तो आगे इसकी संपूर्ण जो प्रक्रिया जो रहेगी अपन कौटिल्य के अंदर देखने का प्रयास करें, जहाँ मैं इसके संपूर्ण चार्ट जो है वो वहाँ आपको इसमें बताऊंगा। इसके अलावा आज अपन देख लेते हैं मनु के सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित जो विचार हैं उनको भी अपन यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि मनु सामाजिक व्यवस्थाओं पर किस प्रकार के अपने विचारों की चर्चा करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में वर्ण व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, और इनके बारे में आप भली भांति जानते हैं। मनु के बारे में सामाजिक व्यवस्थाओं से संबंधित कोई सवाल आता है तो आप देख लेना मनु सामाजिक व्यवस्था को 2 भागों में बांटता है। एक तो है वर्ण व्यवस्था और एक है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, और दोनों के बारे में आपने पहले भी बहुत अच्छी तरीके से इनकी स्टडी आप कर चुके हैं। वर्ण व्यवस्था की जब अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ कितने वर्णों की चर्चा करता है? 4 वर्णों की चर्चा करता है। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र।
ब्राह्मण का कार्य बताता है शिक्षा अर्थात मंत्रोच्चारण करना, ये कार्य होता है। क्षत्रिय का कार्य होता है प्रशासन का संचालन। वैश्य का कार्य होता है व्यापार अर्थात उत्पादन, व्यापार अर्थात उत्पादन का कार्य। और शूद्र का कार्य होता है तीनों वर्णों की सेवा, ये चर्चा करता है। तो यहाँ वर्ण व्यवस्था है उसको 4 भागों में बांटता है, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मण जो शिक्षा अर्थात मंत्रोच्चारण का कार्य करता है, यज्ञ हवन जो भी होता है ये सारी जिम्मेदारी जो होती है ब्राह्मण की होती है। और मनु जो है इसको ही सबसे प्रमुख स्थान देता है कि सबसे श्रेष्ठ की जो चर्चा करता है वो इसी वर्ण में ब्राह्मण को बताता है। शूद्र को सबसे निम्नतम स्थान देता है, इसको वेद वाणी जो भी है उनसे वंचित, शिक्षा से वंचित, वेदों के ज्ञान से वंचित रखने का प्रयास भी किया गया है। तो ये इनके कार्य थे और इनके आधार पे संपूर्ण सामाजिक जो व्यवस्था है उसका संचालन होता है। इसके अलावा जो आश्रम व्यवस्था है इसको भी मानव की जो आयु है, आपको पता है मानव की आयु इसमें कितनी मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई है। और 100 वर्ष मान करके 4 आश्रम भी 4 बताता है। 4 आश्रमों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख जो है वो मनु करता है। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थाश्रम, तीसरा वानप्रस्थाश्रम और चौथा है संन्यासाश्रम। इनकी चर्चा करता है, इनकी आयु वर्ग भी बताता है। ये 0 से 25 है, ये 26 से 50 है, ये 51 से 75 है और ये 76 से 100 है। इस प्रकार इसकी आयु निर्धारित करता है। ये 4 आश्रम बताता है जिनमें अपन अर्थ, काम, धर्म इनकी चर्चा करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो सर्वोच्च लक्ष्य है वो है मोक्ष। संन्यास आश्रम के द्वारा इसकी प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। तो व्यक्ति इनकी प्राप्ति करने के लिए इन भिन्न भिन्न प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था से गुजरता है। तो यहाँ ब्रह्मचारी आश्रम में 0 से लेकर 25 वर्ष तक कोई भी जो बालक है वो शिक्षा ग्रहण करता है। गुरु के समीप जाकर के आश्रम में रहकर ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए अपनी संपूर्ण शिक्षा है वो ब्रह्मचारी आश्रम में ग्रहण करता है। फिर वह सर्वगुण संपन्न स्त्री से शादी कर करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और यहाँ आकर के वह अपने गृहस्थ आश्रम के जो भी नियम है उनकी पालना करते हुए उन दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करता है। वानप्रस्थ आश्रम में वो पारिवारिक कार्यों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है और अन्य जितने भी सामाजिक कार्य होते हैं उनकी देखरेख में अपना जीवन जो होता है वो व्यतीत करता है। अर्थात वन में जाकर के अपनी यह कह सकते हैं कि ध्यान साधना के लिए अपना जो संपूर्ण समय उसमें लगाता है। और संन्यास आश्रम में अंत में वो क्या होता है, ईश्वर की आराधना में लीन होकर के मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। तो यहाँ इसमें क्या कहा है, मोक्ष की प्राप्ति थी, ये सर्वोच्च लक्ष्य है मोक्ष। इसको प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का जो सामाजिक व्यवस्था संबंधी जो विचार जो मनु ने दिए थे ये आता है। एग्जाम में कई बार जो सवाल पूछा जाता है मनु से संबंधित वो यही आता है कि मनु की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विचारों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ ये अगर सवाल आता है तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के इस प्रारूप को पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर 4 भागों में बांटना है, इनके कार्यों का निर्धारण करना है और फिर आश्रम व्यवस्था को भी मानव की आयु 100 वर्ष मानते हुए उन्हें भी 4 भागों में विभाजित करना है। उनके भी अलग अलग आश्रम के जो अलग अलग कार्य हैं उनकी विवेचना आपको करनी है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से आपने मनु के सामाजिक व्यवस्था संबंधी जो विचार थे उनको समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। इसके साथ ही मनु परराष्ट्र नीति के संदर्भ में किस प्रकार की चर्चा करता है वो भी आपने समझने का प्रयास किया है। अगली क्लास में अपन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।